साइंस स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 13 उत्पादन उद्योग के बारे में आज हम जानेंगे। मनुष्य के द्वारा अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदलकर उपयोग में लिया जा सके तो जो ऐसी प्रक्रिया होती है उसे हम उद्योग कहते हैं। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर उद्योग की परंपरा चली आई है। उस समय में भारत में सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन हैं, जो कांसे की वस्तु, इन सब के मणके बनाए जाते थे। 18वीं सदी तक भारत जहाज बनाने का उद्योग, हस्तकला एवं उद्योगों में आगे था। भारत में सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन, आभूषण, ये सभी का विदेशियों में खूब अधिक मांग थी, जिसकी वजह से हमारे देशों में ये देशों से ये सारी वस्तुएं निर्यात किया जाती थी, जिससे हमारे देशों में विदेशी मुद्रा आती थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ अंग्रेज भारत में कच्चा माल, खासकर कपास ले जाया करते थे। वहाँ के कारखानों में से तैयार माल भारत में ऊंची कीमतों पे बेचा जाता था। भारत का हस्त उद्योग है वो टूट जाए, ऐसी नीति वो लोग अपनाते थे। इससे भारत में वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान भी हुआ तथा भारत के जो कलाकार थे और जो कारीगर जो लोग थे वो सभी बेरोजगार हो गए। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे उद्योगों का महत्व। आज के युग में राष्ट्रों के अस्तित्व उद्योगों के विकास पर ही आधारित है। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना संभव नहीं है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो उतनी ही मजबूत बनी है। अर्थात कह सकते हैं देश की औद्योगिक दृष्टि से तो औद्योगिक अगर विकसित होंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मजबूत मानी जाएगी। यूएस, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे जो देश हैं वहाँ औद्योगिक विकास के आधार पर ही समृद्ध विकसित राष्ट्र बने हुए हैं। जिन देशों में उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है अथवा उद्योगों का विकास कम होता है, वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएं ऊंची कीमत में चुका कर विदेशों से खरीदते हैं। भारत में समग्र राष्ट्र उत्पादन उद्योग 29% ही उसका योगदान रहा है। ब्रिटिश शासन काल की नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी। अर्थात ये कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार कालीन नीति में भारत के जो औद्योगिक कार्य जो होते थे वो सारे बंद करवा दिए, जिसकी वजह से काफ़ी कारीगर और जो कलाकार थे उन लोगों सभी बेरोजगार हो गए। इसलिए कह सकते हैं औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी गई। पराधीन में के दरमियान भारत में औद्योगिक प्रगति से उद्योग के खास स्थापना ना हो पाई। 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की जो औद्योगिक इकाई थी वो स्थापित की गई, परंतु वो भी निष्फल हो गई। सर्वप्रथम 1854 में सूती कपड़े का उद्योग था। इसके बाद 1855 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में पटसन का कारखाना लगाया गया। इसके पश्चात 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा, जिसे लोहा अश्यक कहते हैं, वो बनाने का कारखाना स्थापित किया गया, जो 1 वर्ष के पश्चात यानी 1 वर्ष के बाद ही वो बंद करना पड़ा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे भारत में कितनी चीज़ों के उद्योगों की जो इकाइयाँ थी वो स्थापित की गई, पर किसी न किसी कारण से वो निष्फल ही हुई है। इसके बाद 1881 में पुनः शुरुआत हुई। 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा फौलाद कंपनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जहां औद्योगिक का वर्गीकरण देखेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण तो उद्योगों को मानव श्रम, मालिकाना आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इन्हें लघु उद्योग एवं भारी उद्योग इस तरह में बांटा गया है। जिस उद्योग में अगर अधिक रोजगारी मिलती है तो उसे हम भारी उद्योग कह सकते हैं। तथा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उद्योगों के वर्गीकरण में 2 भागों में उसे बांटा गया, एक लघु उद्योग और एक भारी उद्योग। तो जिस उद्योग में अधिक रोजगारी मिलती है तो उसे हम भारी उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम ले लें तो जैसे सूती कपड़ा। जो उद्योग किसी विशेष व्यक्ति के मालिकाना पर संचालित हो,
एवं उद्योगों में श्रमिक की संख्या कम हो, उसे हम लघु उद्योग स्तर कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो बताया गया है कि उद्योग में किसी विशेष यानी किसी एक व्यक्ति की मालिकाना से वो चलती हो, यानी सिर्फ उसी का अधिकार हो। दूसरा, वहाँ पे जो उद्योग करने वाले जो श्रमिक हैं, उन लोगों की संख्या भी कम हो, तो ऐसे में उसे क्या कहेंगे हम? लघु उद्योग कहा जाएगा। उदाहरण स्वरूप ले लें तो खाटसरी उद्योग। इसके उपरांत उद्योगों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी भागों में वर्गीकृत किया गया, जो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 8 में भी आया हुआ है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इसे हम कृषि आधारित उद्योग या खनिज आधारित उद्योगों में वर्गीकरण किया जाए तो हम सबसे पहले देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग अर्थात खेती के आधार पर देखा जाए तो सूती कपड़ा, पटसन, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, कागज आदि, ये सभी जो प्रवृत्तियां हैं, उद्योग है, ये सभी कृषि आधारित प्रवृत्ति मानी जाती है, इसलिए इसे हम कच्चे माल पर आधारित उद्योग कह सकते हैं। सेकंड दिया है सूती कपड़ा। तो भारत में औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उद्योग का प्रमुख स्थान है। उद्योग लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। देश में अधिक रोजगार का सृजन कपड़ा उद्योग ही करता है। चीन के पश्चात सूती कपड़े के निर्यात भारत स्थान रखता है। ये कह सकते हैं कि चीन के बाद जो सूती कपड़े का निर्यात यानी सूती कपड़े को जो बेचने का काम है वो भारत उसका स्थान रखता है। यानी भारत सेकंड नंबर पे बताया गया, उसमें प्रथम नंबर पे चीन है। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से यह उद्योग जो है वो देश का मुख्य उद्योग माना जाता है। कौन सा? सूती कपड़े का उद्योग। ओके। मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत की गई। इसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल और कोलिको मिल की स्थापना हुई। सूती कपड़े की मिलों का प्रारंभ के वर्षों में मुंबई और अहमदाबाद में स्थापित हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सूती कपड़े के मिल का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो प्रारंभ के वर्षों में मुंबई और अहमदाबाद में उसे स्थापित किया गया। सस्ता कपास, श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह, बाजार क्षेत्र की जो अनुकूलता के कारण यहाँ सूती कपड़े की मिलों की स्थापना की गई थी। आज सूती कपड़े की मिलें जो हैं वो देश में लगभग 100 नगरों में आई हुई हैं। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिड़वी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन सूती कपड़े के उद्योग मुख्य परंपरागत उद्योग माने जाते हैं। सूती कपड़े के लिए महाराष्ट्र के मुंबई में सूती कपड़े अधिक मिले हैं, जिससे उसी सूती कपड़े के विश्व महानगर कहते हैं उसे। तदुपरांत यानी उसके बाद पे देखा जाए तो पूना है, कोल्हापुर है, औरंगाबाद, जलगांव जैसे शहरों में भी ये उद्योग स्थापित किए गए हैं। गुजरात में अहमदाबाद को पूर्व मैन्चेस्टर और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके उपरांत देखा जाए तो वडोदरा में कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट आदि शहरों में इसका समावेश किया जाता है। तमिलनाडु में मुख्य केंद्र माना गया है कोयम्बतूर। चेन्नई एवं मदुरई राज्य आदि जो केंद्र हैं उसमें भी इसका समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ आदि मुख्य केंद्र माने गए हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं देवास मुख्य केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद मुख्य केंद्र माने गए हैं। पंजाब में देखा जाए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी सूती कपड़े का उद्योग जो है उसका काफ़ी विकास देखने को मिला है। उद्योग के विकेंद्रीकरण करने वाले जो तत्व हैं उसमें व्यापार, बाजार क्षेत्र, परिवहन, बैंक और बिजली की सुविधा देखने को मिली है। आज यह कपड़ा उद्योग उत्तम प्रकार की कपास की कमी, पुराने यंत्रों का उपयोग करना, अनियमित बिजली की आपूर्ति करना, कृत्रिम रेशम वाले कपड़ों में स्पर्धा और विश्व बाजार में तीव्र स्पर्धा समस्याओं का सामना कर रहा है।
भारत, रूस, यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में सूती कपड़े निर्यात करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा पटसन कपड़े का उद्योग। पटसन यह दूसरे क्रम पर आने वाला भारत का मुख्य उद्योग माना जाता है। प्रथम सूती कपड़ा है, सेकंड बताया जाएगा। तो भारत का मुख्य उद्योग सेकंड नंबर पे है पटसन। पटसन एवं पटसन से बनी जो चीज वस्तु है उसका उत्पादन भारत में के स्थान पर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर आया हुआ है। पटसन के निर्यात में भारत का क्रम जो है वो बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे आता था। कह सकते हैं कि भारत, हमारा जो भारत देश है वो पटसन का निर्यात करता है। इन पटसन चीज़ों को, पटसन से बनी हुई जो चीज़ वस्तु हैं उन्हें बेचता है, तो उससे बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे भारत आया हुआ है। देश में पटसन के कुल उत्पादन में लगभग 80% और आंध्र प्रदेश में 10% एवं बाकी का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, त्रिपुरा पटसन का उत्पादन होता है। पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है। इसकी अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे आई हुई है। अर्थात कह सकते हैं कि यानी पटसन को सुशोभित बनाने के लिए पानी का अधिक उपयोग किया जाता है। इसलिए इसकी जो पटसन की जो मिलें हैं वो अधिकतर हुगली नदी के किनारे आई हुई हैं, जिससे इसके पानी की जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा उसे पानी की मिलती रहे। सस्ता मानव श्रम बैंक एवं बीमा सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा के कारण पश्चिम बंगाल में यह उद्योग केंद्रित माना गया है। आज विभिन्न वस्तुओं की पैकिंग के अन्य विकल्पों के कारण पटसन की जो मांग है उसमें कमी आती दिखाई दे रही है। अधिक उत्पादन खर्च, बाजार में पटसन की घटती मांग जैसी समस्याओं का सामना पटसन उद्योग कर रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा रेशमी कपड़े। भारत में रेशमी कपड़े के उत्पादन सुदृढ़ परंपरा रही है। चीन के बाद भारत रेशम उत्पादन करने वाला द्वितीय क्रम वाला देश माना गया है। भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। तो 4 प्रकार के बताए गए हैं। भारत के अंदर 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। सहतूती, ईरी, टसन और मूंगा, ये 4 नाम बताए गए हैं। वर्तमान समय में भारत में 300 जितनी रेशमी कपड़ा बुनाई की मिलें हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर कच्चा रेशम तैयार करने वाला ये मुख्य राज्य माना जाता है। तो ये आपको मुख्य राज्य बताने हैं रेशम कपड़े के लिए। रेशमी वस्तुओं को निर्यात यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व में देशों के बड़े पैमाने पर की जाती है। उसके अथवा देखी जाए तो जर्मनी है, सिंगापुर, यूएस, कुवैत, मलेशिया एवं रूस आदि देशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम को चीन की रेशम की तीव्र स्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ आपको ये नक्शा दिया हुआ है जिसमें भारत का कपड़ा उद्योग दिया हुआ है। आपको बुक में दिया होगा, आपको यहाँ देख लेना है। यहाँ आपको ब्लैक कलर के जो पॉइंट है उसमें सूती कपड़ा है, जो त्रिभुज दिया हुआ है बना के उसमें ऊनी कपड़ा, और रेड वाला जो स्क्वायर बना हुआ है वो है आपका रेशमी कपड़ा के उद्योग। तो ये आपको इसमें देख लेने हैं जितने भी यहाँ पे। सबसे पहले सूती कपड़ा देखेंगे तो ये देखो मदुरई दिया हुआ है, नीचे कोयम्बटूर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, जलगांव, सूरत, पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ोदरा, वडवा, इंदौर, देवास, उज्जैन, हुगली, ग्वालियर, आगरा, इस तरह से यहाँ पर आपको ये सारे के सारे सूती कपड़े दिए गए हैं। इसके बाद आपका ऊनी कपड़े हैं, तो आपको इस तरह से इसमें आपको बता देना है। अब हम देखेंगे ऊनी कपड़ा। भारत में कुटीर उद्योग के स्वरूप में ऊनी कपड़े का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे अधिक ऊनी कपड़े की मिलें पंजाब में पाई जाती हैं। इसके बाद का क्रम
महाराष्ट्र में आता है। उत्तर प्रदेश में भी ऊनी कपड़े की मिलें हैं। गुजरात में अहमदाबाद, जामनगर में ऊनी कपड़ों के वस्त्रों के ये केंद्र देखने को मिलते हैं। जहाँ राजस्थान में बीकानेर, जयपुर तथा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, कर्नाटक में बेंगलुरु जो है ये इनके मुख्य केंद्र माने गए हैं ऊनी कपड़े के। ऊन में से बने कालीन का निर्माण भी भारत में होता है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि देशों में ऊनी कपड़े का निर्यात किया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कृत्रिम कपड़ा। मानव निर्मित रेशे में से बने कपड़े मजबूती, टिकाऊ तथा सिलवट ना पड़ने वाले जो कारण है इसी उद्योग का एक अच्छा विकास देखने को मिला है। कपास के रेशे के साथ कृत्रिम रेशा मिलाकर इसे मिश्रण कपड़ा बनाया जाता है जो केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि जो हैं वो इसके मुख्य राज्य बताए गए हैं। जहां इनके मुख्य केंद्र हैं उद्योग सूरत, वडोदरा, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदीनगर। फिर है चीनी उद्योग। गन्ने के रस में से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत प्राचीन है। कृषि पर आधारित उद्योग में कपड़े के बाद भारत में चीनी उद्योग है। तो ये कृषि आधारित है चीनी उद्योग। क्यों? क्योंकि ये चीनी किस में से प्राप्त होती है? तो हमें गन्ने के रस में से गुड़ बनाना, चीनी बनाना, ये उद्योग है एक प्रकार का। तो ये कृषि आधारित है, इसलिए कह सकते हैं कि कृषि के आधार पर कपड़े के बाद, कपड़ा यानी कपास में से प्राप्त होता है तो वो भी एक कृषि आधारित है। तो कपड़े के बाद चीनी उद्योग आता है। गन्ने में से रही पानी की जो मात्रा कम ना हो जाए इसलिए गन्ना काटने के बाद 24 घंटे में उसकी पेराई करनी आवश्यक पड़ती है, अन्यथा उसमें चीनी का उत्पादन घट जाती है। इससे चीनी तथा खांडसरी के कारखाने उसके उपरांत देश क्षेत्रों में पास के स्थान पर ही स्थापित किए जाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में चीनी के कारखाने हैं। गुजरात में बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, सायण, व्यारा, भरूच, कोડીનાર तथा तलारागीर आदि स्थानों पर इसके उद्योग स्थापित किए गए हैं। फिर है कागज के उद्योग। तो मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की गोहा आदि में से कागज को बनाया जाता है जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में इनके उद्योग विकसित बताए गए हैं। फिर है खनिज पर आधारित उद्योग। तो खनिज हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, पता है, पर खनिजों में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बताएं। तो विभिन्न उद्योगों के कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग किया जाता है, तो उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि लोहा, फौलाद उद्योग, एल्यूमिनियम, तांबा, रासायनिक उद्योग, खाद उद्योग, सीमेंट उद्योग, परिवहन के साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का जिसमें समावेश किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा लोहा फौलाद। लोहा एवं फौलाद आधुनिक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की धुरी के समान है। इसके उपरांत से ही उद्योगों में यंत्र एवं अन्य ढांचों का निर्माण होता है। इस उद्योग को हम चाबी रूप उद्योग भी माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको MCQ या खाली जगह में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि फौलाद उद्योग जो हैं उसे चाबी रूप के उद्योगों में भी माना जाता है। भारत में लोहा बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत ही प्राचीन बताई गई है। दमाश्कर में तलवार बनाने के लिए लोहे की आयात भारत से की जाती है। भारत में आधुनिक रूप से लोहा बनाने का प्रथम कारखाना जो है वो तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में स्थापित किया गया है, परंतु कुछ कारणों से वह बंद हो गया। पश्चिम बंगाल में कुल्टी के कच्चे लोहे में से जो कच्चे लोहे हैं वो सफल उत्पादन हुआ है। 1907 में झारखंड राज्य में जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना से लोहा फौलाद के जो बड़े पैमाने हैं उसमें उत्पादन देखने को मिला है। अधिक बंगाल में आए हुए
पश्चिम बंगाल में जो बन्नरपुर तथा कर्नाटक और भद्रापुरी में कारखाना इसका स्थापित किया गया है लोहा का, जहां भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में लोहा फौलाद के कारखाने स्थापित किए गए हैं। लोहा फौलाद के लिए लोहा अश्यक, कोयला, चूने का पत्थर, मैगजीन के कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। गुजरात में हजीरा के पास मिनी स्टील प्लांट स्थापित किए गए हैं। टाटा के सिवाय लोहा फौलाद के कारखानों में प्रबंध स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी सौंपा गया है। लोहा फौलाद का उत्पादन जो है वो भारत में उसका 5वें नंबर पर स्थान बताया गया है। लोहा फौलाद उत्पादन का भारत में 5वें नंबर पर स्थान बताया गया, वो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम गलाना, तो लोहा फौलाद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो एल्यूमिनियम गलाने का उद्योग बताया गया है। यह धातु वजन में हल्की, मजबूत, टिकाऊ और बिजली से स्वायत्त एवं जंग ना लगने वाली जो व्यवस्था इसमें रखती है, यानी ये कह सकते हैं कि इसकी विशिष्टताएं है, खास बताया गया है इसको कि ये धातु वजन में हल्की होती है, मजबूत और टिकाऊ होती है और ये जंग भी नहीं लगती। इसमें बॉक्साइट एवं एल्यूमिनियम की कच्ची धातु हैं। इनमें अन्य मिश्रित धातुएं मिलाकर मोटर, रेल, हवाई जहाज एवं यांत्रिक साधन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में 40 से 50% जो प्रतिशत खर्च है वो बिजली से होता है। इससे जहां बॉक्साइट जल विद्युत सरलता से प्राप्त हो वहां पर इसके उद्योगों को स्थापित किया जाता है, जिसमें यहाँ पे कुछ इसके कारखाने स्थापित किए गए हैं, जैसे कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाले कारखाने यहाँ स्थापित किए गए हैं। अगला पॉइंट है आपका तांबा गलाना, तो विद्युत सुवाहकता एवं अन्य धातुओं के साथ सरलता से मिल जाने वाला जो गुणधर्म के कारण तांबे का उपयोग हम करते हैं। इसमें बिजली उद्योग, रेफ्रिजरेटर, फिर एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, रेडिएटर, गृह उद्योग के बर्तन आदि साधनों में तांबे का उपयोग होता है। भारत में सर्वप्रथम तांबा गलाने की जो औद्योगिक इकाई है वो भारतीय तांबा निगम आईसीसी द्वारा झारखंड में घाटशिला में स्थापित किया गया था। 1972 में भारतीय तांबा निगम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसे HCL के अंतर्गत हस्तकृत किया गया है। आज हिंदुस्तान में कॉपर लिमिटेड के उपरांत निजी क्षेत्र में तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके बावजूद भारत में देखा जाए तो भारत में अपनी आवश्यकता अनुसार उत्पादन न होने से विदेशों में इसका आयात करना पड़ता है। रासायन औद्योगिक, तो रासायन उद्योग में भारत का स्थान जो है वो महत्वपूर्ण माना गया है। रासायन के दो प्रकार बताए गए हैं, कार्बन रासायनिक और अकार्बन रसायन। कार्बनिक रसायन उद्योग के संदर्भ में पेट्रो रसायन मुख्य बताया गया है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक की चीजें, रंग रसायन एवं दवाओं में होता है। तो रसायन उद्योग का आपको ये याद रखना है, कार्बन स्थान उद्योगों में संदर्भ में पेट्रो रसायन जो है वो मुख्य बताया गया है। किस लिए? तो वो रेशा, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक चीज़ों, दवाओं के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रसायन उद्योग खनिज तेल, रिफाइनियाँ, पेट्रोकेमिकल्स के नज़दीक होते हैं। गंधक, तेजाब, नाइट्रिक एसिड, क्षारकीय सामग्री, सोडास, कॉस्ट्रिक सोडा, क्लोरीन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। जंतुनाशक जो दवाएं होती हैं उन दवाओं के उत्पादन में विकासशील देशों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। रसायन उद्योग में गुजरात का जो स्थान है वो सबसे अधिक यानी सर्वोपरि सबसे ऊंचा बताया गया है, जहां अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच यहाँ पर रसायन उद्योगों के जो मुख्य केंद्र बताए गए हैं। रासायन खाद के उद्योग, तो देश का पहला रासायन खाद कारखाना सन 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट स्थापित किया गया था। इस उद्योग का जो विकास है वो
फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित बिहार के सिंदरी नामक कारखाने में हुआ। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब की केरल खाद में इसका मेन केंद्र माना गया है, जहां गुजरात में कलोल, कंडला, भरूच और वडोदरा आदि में इसके रासायन के खाद वाले कारखाने देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक उद्योग, तो प्लास्टिक उद्योग जो है वो देश में प्रति वर्ष प्लास्टिक के कच्चे मांग जो है वो लगातार बढ़ती दिखाई देती है। इसमें वृद्धि होती ही रहती है, जैसे कि वाटरप्रूफ या साँचे में ढाल जा सके ऐसे गुणधर्म वाले पैकिंग, रासायनिक संचय, टैक्स, टाइल, भवन निर्माण, वाहन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का में इसमें उपयोग होता है। फिर है सीमेंट उद्योग, जो भवन निर्माण, सड़कें, बांध बनाने के लिए, नया निर्माण करने के लिए सीमेंट अनिवार्य है। भारत का जो स्थान है वो सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद इसका दूसरा स्थान बताया गया है सीमेंट का। विश्व में लगभग 6% उत्पादन करने वाला देश है हमारा भारत देश सीमेंट के बारे में। फिर चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, चिनाई मिट्टी आदि सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल हैं। कच्चे माल एवं उत्पादन वजन में भारी होने से सीमेंट के कारखाने जहां कच्चा माल अधिक प्रमाण में उत्पन्न होता है वहीं इसको स्थापित किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए जो गुजरात है गुजरात में इसका उद्योग सबसे अच्छा विकास माना गया है। अब आपके परिवहन के साधनों का उद्योग, तो यात्रा के लिए अनेक वाहन आपने देखे ही होंगे। पहले पशुओं से खींचे जाने वाले वाहन थे, अर्थात कह सकते हैं कि जब व्यक्ति जो आधुनिक नहीं हुआ था तो उस समय प्राचीन समय में पशुओं से खींचे जाने वाले वाहन थे जिसकी गति एकदम धीमी थी, जैसे कि बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, खच्चर हैं, तो इन सब की गतियाँ एकदम धीमी थी। आज आधुनिक युग में मार्ग विकास के साथ तीव्र गति वाले वाहनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इन वाहनों का निर्माण करने वाले उद्योग में परिवहन उद्योग कहलाते हैं, जिसमें पहला है रेलवे। भारत में यात्रा के लिए रेल सेवा का कार्य जो है वो एकदम प्रशंसनीय बताया गया है। रेलवे अपनी आवश्यकता के उपकरण जैसे कि रेल इंजन, यात्रा एवं मालगाड़ी के डिब्बे आदि स्वयं तैयार करती है। इसका निजी स्तर भी उत्पादन होता है। रेल इंजन 3 प्रकार के होते हैं, भाप, विद्युत और डीजल। तो भाप से चलने वाला, विद्युत से चलने वाला और डीजल से चलने वाला, इस प्रकार से रेल के इंजन 3 प्रकार के बताए गए हैं। वर्तमान समय में भाप से चलने वाले इंजन एवं जो पर्यटन यानी कि जो हम प्रवास वगैरह लेते हैं उसके उद्देश्य से चलाई जाने वाली हैरीजेट का विरासत रेलों में उपयोग किया जाता है। डीजल एवं विद्युत इंजनों का उपयोग पश्चिम बंगाल के मिहिजाम, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जमशेदपुर टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में होता है। यात्रा के लिए डिब्बे पेराम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला एवं कोलकाता में बनते हैं। इसके अलावा रेल की पटरियां, इंजन के उपरांत पहिए की आदि कारखाने भी हैं। हम रेल इंजनों एवं अन्य उत्पादों में विदेश का निर्यात भी करते हैं। सड़क वाहन, तो स्वतंत्रता पूर्वक हम देशों में आयात किए गए गाड़ियों के भागों को जोड़कर गाड़ियां बनाते हैं। अब जैसे ट्रक है, बस है, कार, मोटर कार, स्कूटर, साइकिल बनाने के कारखाने देश में ही स्थापित किए हुए हैं। सड़क वाहन का उपयोग अधिकांश निजी स्तर पर होता है। विश्व में व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में भारत जो है उसका 5वां स्थान बताया गया है। ये भी आपको याद रखना है, विश्व के अंदर व्यावसायिक वाहन का उत्पादन करने के लिए भारत 5वें स्थान पर बताया गया है। वर्तमान में भारत में तैयार होने वाले जो वाहन हैं उनको विभिन्न भागों में विदेश में निर्यात भी किया जाता है। ट्रैक्टर, साइकिल के बड़े पैमाने में उत्पादन होता है जिसे हम निर्यात कहते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत में से ट्रैक्टर और साइकिल इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जो भारत से हम इसे दूसरी जगह पे विदेशों में निर्यात यानी बेचा जाता है। जहाज निर्माण,
भारत में जहाज निर्माण का उद्योग जो है वो प्राचीन समय से ही है, परंतु वर्तमान समय में आधुनिक स्तर के जहाज बनाने के मुख्य 5 केंद्र हैं: विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचीन, मुंबई, मार्मगोवा जो सार्वजनिक क्षेत्र माने गए हैं। कोची एवं जो विशाखापट्टनम है वो बड़े आकार में जहाज़ों का निर्माण करता है, इसलिए जहाज निर्माण के लिए इन कोची और विशाखापट्टनम को ज़्यादा माना जाता है। तो उपरांत बताया जाए तो निजी क्षेत्रों में जहाज़ों की गोदियां भी स्थायित्व आवश्यकता पूर्ण करती है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो रेडियो सेट तथा टेलीफोन उद्योग की स्थापना 1905 में भारत में हुई, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रारंभ कर सकते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL में बेंगलुरु में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य था सेना, आकाशवाणी, हवामान विभाग में उपकरण करना। आज भारतीय जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ सहयोग करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण कर रही है। इस उद्योग के सामान्य लोगों के जीवन में, अर्थतंत्र तथा लोगों की जीवन शैली जो है उसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसके क्षेत्र में भारत ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। बेंगलुरु का उद्योग की जो राजधानी उसे बनाया गया है, उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इस उद्योग के विकास के लिए सॉफ्टवेयर पार्क, विज्ञान पार्क तथा प्रौद्योगिक पार्क जो है वो बनाए गए हैं। भारत में इस उद्योग का भविष्य सुनहरा बताया गया है, कि कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमारे भारत का देश औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अतिक्रमण। तो देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों का जो योगदान है वो उल्लेखनीय रहा है। उद्योगों ने प्रदूषण में भी वृद्धि की है एवं पर्यावरण को अतिक्रमण किया है, या कह सकते हैं कि जिस तरह से उद्योगों में विकास हो रहा है उसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। प्राकृतिक तथा मानव सर्जित कारणों से पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल घटती जा रही है, इसे पर्यावरण का अतिक्रमण कहा जा सकता है। उद्योगों द्वारा मुख्य 4 प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं, जिसमें दिया है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये किस प्रकार से फैलते हैं, तो कक्षा 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। वायु प्रदूषण जो उद्योगों में धुआं वगैरह निकलता है, उसमें वायु में जो धुआं निकलता है उद्योगों में, जो रजकणों में मिल जाते हैं, तो वो वायु का प्रदूषण है। जल प्रदूषण तो उद्योगों में जो रासायनिक तेल और जो गंदा पानी होता है जो उपयोगी नहीं होता है उसे खुली जमीन या गटरों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जमीन का और जल का प्रदूषण होता है। यंत्रों की बड़ी बड़ी आवाज़ें होना, ठीक है, तेज आवाज़ होना, ये जो है ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उद्योगों का मुख्य प्रकार से ये 4 प्रदूषण पाए जाते हैं। वर्तमान स्पर्धात्मक समय में उद्योगों ने बड़े पैमाने पर, जो बड़ा प्रमाण पर देखा जाए तो हवा एवं जल प्रदूषित किया है। मानो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अति नुकसानकारक गैसों के कारण हवा जो है वो प्रदूषित बनती जा रही है। औद्योगिक कचरे के कारण हमारा जल प्रदूषण हो रहा है। आज कई कारखानों के नियम में अवगणना कर औद्योगिक रूप से प्रदूषित पानी को नदी में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी दूषित होता है और अति दूषित बनता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर असर पड़ता है, वो बहरापन होने का एक कारण है। मनुष्य जो है तेज आवाज़ की वजह से उसको मानसिक तनाव अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ये ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार से चारों प्रदूषण जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण अतिक्रमण रोकने के उपाय, तो देश का विकास हो परंतु साथ में पर्यावरण का विनाश भी ना हो, इस प्रकार हमें देश का विकास करना चाहिए। आधुनिक विकास का योग आयोजन कर प्रदूषण की मात्रा घटाई जा सकती है। उपकरणों की जो गुणवत्ता है वो ईंधन के चयन के द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु में उत्सर्जित होने वाले जो प्रदूषण है उसे फिल्टर करके यंत्र
प्रेसिपिटेटर्स द्वारा नियंत्रण करना चाहिए। उद्योग के प्रदूषित पानी जो है, पानी की प्रक्रिया को शुद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण अतिक्रमण के उपाय हैं। आज ही हमारा चैप्टर पूरा हुआ।